friends, once again welcome back to my channel Pathshala Gyan. So today we are going to start part 4th of our chapter electricity. Before starting the video, if you haven't watched my previous videos, so please check out the description box. The link is given there. So let's get started. So electric power, what is electric power? So electric power is generally defined as the electric work done in per unit time. यानी कि पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में हम कितना वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क कितना हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. और जनरली पावर, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन बोली है, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम हमारा अपॉन में आएगा, वर्क डन ऊपर आ जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पावर को हम टी से डिनोट करते हैं, वर्क को W से करते हैं और टाइम को स्मॉल t से करते हैं. ठीक है. तो फिर फॉर्मूला आता है यहाँ से. आप किसी भी डेफिनेशन का आपको अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो उस डेफिनेशन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उससे फॉर्मूला डिराइव हो सकता है. और ये तो अगर आपको फॉर्मूला या तो डेफिनेशन ना हो तो आप फॉर्मूले से इजीली डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत ही ईजी होता है. दैट इज योर वर्क डन P इक्वल्स टू W अपॉन T. अब आती है ये इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है. अब बात आती है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है? जनरली इसके फॉर्मूले में आता है, जो पावर है उसको हम P लिख लेते हैं, जो वर्क डन है उसकी SI यूनिट होती है जूल, और जो टाइम है उसकी SI यूनिट होती है सेकेंड. अब आपको पता है कुछ भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो अगर नीचे पॉजिटिव साइन है तो ऊपर जाके नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर नीचे नेगेटिव साइन है तो ऊपर जाके पॉजिटिव में आ जाएगा. ठीक है. तो पावर की यूनिट क्या हो गई? जब जूल यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड भी ऊपर आ जाएगा, तो सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव में था तो ऊपर जाके नेगेटिव में आ जाएगा, इनवर्स. ठीक है. तो सेकंड इनवर्स. तो पावर की यूनिट होगी हमारी जूल पर सेकेंड, भी बोल सकते हैं आप इसे जूल पर सेकेंड. ठीक है. या तो जूल सेकेंड इनवर्स. ठीक है. तो ये होती है SI यूनिट ऑफ पावर. और जो जूल पर सेकेंड होता है, उस जूल पर सेकेंड को हम एक बहुत ही इजी नेम में कन्वर्ट करके बोलते हैं, जो होता है वाट. ओके. तो SI यूनिट ऑफ पावर होती है वाट. देन उसके बाद अब हम, जैसे हमने 1 जूल की डेफिनेशन पढ़ी, 1 कूलम की डेफिनेशन पढ़ी, वैसे ही अब हम 1 वॉट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. तो फॉर्मूले से ही, जैसे हमने प्रीवियस उसमें फॉर्मूले में भी किया था, पावर की जगह उसकी यूनिट लिखी थी, वर्क की जगह उसकी यूनिट एंड टाइम की जगह उसकी यूनिट. तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला है वॉट का, जो कि पावर वाली पावर के फॉर्मूले से आया है. ठीक है. अब इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना तो क्या होता है? पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है. 1 वॉट पावर कितना होता है? 1 वॉट पावर तब होता है, उतना होता है जितना वर्क डन 1 जूल में जितना वर्क डन हो रहा है पर सेकेंड, हर सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड. ठीक है. पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड. 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है. 1 जूल वर्क पर सेकेंड में हो रहा है. ठीक है. तो उसको हम 1 वॉट कहते हैं. देन उसके बाद वॉट जो होता है ना, पावर की सबसे छोटी यूनिट होती है. ठीक है. तो पावर की सबसे छोटी यूनिट को हम वॉट कहते हैं, उससे बड़ी यूनिट को हम क्या कहते हैं? किलो वॉट. ठीक है. अब जैसे कि हमारा kg, 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है? 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो वैसे ही 1 kg क्या है? बड़ी यूनिट है, एंड ग्राम क्या है? छोटी यूनिट है. वैसे ही हमारा किलो वॉट एक बड़ी यूनिट है एंड वॉट एक छोटी यूनिट है. तो 1 किलो वॉट में हमारे 1000 वॉट्स होते हैं. ठीक है. और 1 किलो वॉट को हम किलो वॉट पूरा भी लिख सकते हैं, एज वेल एज हम KW भी इसे डिनोट करते हैं. वॉट को हम W से डिनोट करते हैं. देन 1 किलो वॉट में कितने वॉट्स होते हैं? 1000 वॉट्स. अब किसी न्यूमेरिकल्स में आपको जो पावर होता है वो हमारे किलो वॉट में दिया रहता है, कहीं पे वॉट्स में दिया रहता है. तो अकॉर्डिंग टू किलो वॉट एंड वॉट, जो हमारा ये वर्क डन है उसकी यूनिट और इसकी यूनिट भी चेंज होती है. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल पावर की दूसरी तरह से डेफिनेशन ये होती है कि कितना वर्क डन हमने, किस रेट से वर्क डन हो रहा है, वही रेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का. फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो एक हमारा बल्ब है, अगर वो बल्ब, उस बल्ब में हमारी 1 जूल की एनर्जी जा रही है, यानी कि अगर उस बल्ब में हमारा 1 जूल का वर्क डन हो रहा है तो उस बल्ब की जो पावर होगी वो होगी 1
वॉट, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स द एनर्जी ऑफ 1 जूल सो द पावर सप्लाई ऑफ इट विल बी 1 वॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक बल्ब है, ठीक है, जो हमने मार्केट से लिया है, वो हमारा 100 वॉट का बल्ब है, तो इस वाले बल्ब में 100 वॉट का अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 100 वॉट क्या सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाई, ओके, पावर सप्लाई हो रहा है। अभी मैंने डेफिनेशन में बोला कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो होता है कि कितना वर्क डन हो रहा है उतना उसकी पावर होती है। कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है उतना ही उसकी पावर होती है, यानी कि 100 वॉट के बल्ब में 100 वॉट की पावर सप्लाई तब होगी जब ये 100 जूल का वर्क डन करेगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, अगर ये 100 जूल पर सेकेंड का वर्क डन कर रहा है ये बल्ब, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये 100 वॉट का बल्ब है। अगर 10 वॉट के बल्ब में अगर 10 जूल पर सेकेंड से कोई बल्ब वर्क कर रहा है तो उसकी वोल्टेज उसकी पावर सप्लाई कितनी हो गई, 10 वॉट, ओके। तो ये हाउस होल्ड अप्लायंसेज में वॉट जो आते हैं बल्ब्स में, है ना, तो ऐसे ही उनको डिफाइन करते हैं, जितना वो वर्क डन कर रहे हैं जूल पर सेकेंड में उतना ही उनका वॉट होता है। तो अब हमने पहले पीछे पढ़ा कि पावर की जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है पावर का, जो हमारी डेफिनेशन से निकला है। देन अब हम कुछ और फॉर्मूलेस पढ़ेंगे पावर के, ठीक है, 2-3 फॉर्मूले। तो हम सेकंड फॉर्मूले पे जाके स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा इसी फर्स्ट से निकलेगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला अब कैसे निकलेगा ये मैं दिखाती हूँ। पावर की पहले ये वाले फॉर्मूला हम लिख देंगे, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब पावर में टाइम की तो बेसिक यूनिट सेकंड होती है, लेकिन पावर का फॉर्मूला ही यही है, तो हम वर्क के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो वर्क जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल वर्क डन। अगर हम देखें तो वर्क डन को हमने डिफाइन किसे किया था, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर यहाँ से हम वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, वर्क निकालना होगा तो Q को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल्स टू V इंटू Q। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमारे जो Q है इसकी यूनिट हम निकालेंगे करंट के फॉर्मूले से। करंट का फॉर्मूला अगर हम देखें, करंट फॉर्मूला इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब यहाँ से हमें Q निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू I इंटू T, ठीक है। ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला। अब मैथ्स की तरह अगर फर्स्ट फॉर्मूले में Q है और सेकेंड फॉर्मूले में भी Q है, तो हम Q को क्या करेंगे, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस Q की पूरी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो वर्क तो W तो ऐसे ही रहेगा, V भी ऐसे ही रहेगा, इंटू Q में क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे Q में हम Q की वैल्यू रखेंगे जो कि है I इंटू टी। तो ये क्या हो गया, I इंटू टी, ओके। तो ये हमारा निकला वर्क का फॉर्मूला। अब हम इस वर्क के फॉर्मूले को हम रखते हैं पावर के फॉर्मूले में। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो P वर्क की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये 3 वैल्यू, V इंटू I इंटू टी, और नीचे क्या करेंगे हम, टाइम। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमारे टाइम सेम है, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो ये आया हमारा पहला फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला पावर का, जो है T इक्वल्स टू V इंटू आई, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ वर्क डन जब हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ पावर का। तो पावर क्या है हमारा, पावर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। देन अब हम निकालेंगे थर्ड फॉर्मूला,
पहला तो था पावर का, देन दूसरा था ये वाला, देन तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा। और तीसरा फॉर्मूला हमें निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब यहाँ से अगर आपको वो वाला रिलेशनशिप याद हो, ओम्स लॉ वाला, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इक्वल्स टू आर इंटू आई, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या था, R इंटू आई। तो ये जो फॉर्मूला हमारा किससे निकला, ओम्स लॉ से। तो इसको हम क्या रखेंगे, इसमें हमने V की वैल्यू निकाली थी, ये V की वैल्यू, तो V की वैल्यू को एज इट इज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ V फ्रॉम ओम्स लॉ इनटू इक्वेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कर देते हैं, इसकी ओम्स लॉ की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू V की जगह पे ये पुट कर देंगे R इंटू आई, R इंटू आई इंटू आई। अब आपको पता है जब मल्टीप्लाई में दो चीजें होती है तो वो स्क्वायर में आ जाती है। जैसे कि मैथ्स में आपने देखा होगा, अगर x प्लस वाई होता तो ये x प्लस एक्स 2x नहीं, ये होता है हमारा 2x प्लस वाई। लेकिन अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई तो इसमें ये 2x नहीं होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे वैसे ही क्या होगा, पावर इक्वल्स टू आर इंटू आई का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला भी बहुत इजी है, जो कि हमारे इस सेकेंड फॉर्मूले यानी कि P इक्वल्स टू V इंटू आई से निकलेगा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे हमने पहले तो ओम्स लॉ से V की वैल्यू निकाली थी, तो ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू निकालेंगे, V इक्वल्स टू R इंटू आई, है ना। तो यहाँ से हम I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना। अब इस I की वैल्यू को फ्रॉम ओम्स लॉ हम पुट कर देंगे पावर के फॉर्मूले में, पावर इक्वल्स टू R इंटू आई का स्क्वायर, सॉरी ये सेकेंड फॉर्मूले को नहीं, फर्स्ट फॉर्मूले को लेंगे हम, V इंटू आई था, है ना। तो इसमें हम I की वैल्यू को ओम्स लॉ से इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R। अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई में अगर दो चीजें सेम हो तो वो स्क्वायर में आ जाती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से हमारा निकला फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने, अब आपको ना कभी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल्स में आपको इन चारों, पावर के ऊपर आएगा तो इन चारों फॉर्मूलेज में से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक एक्यूरेट फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूले में बहुत ही इजी P इक्वल्स टू W अपॉन टी में भी आ सकता है। ये तो पावर के फॉर्मूला आपको इस फॉर्मूले से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया होगा, पावर निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस एंड करंट दिया होगा तो पावर का ये वाला फॉर्मूला होगा, एंड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज दिया होगा, पावर का ये वाला फॉर्मूला। तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है पावर के, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इनको आप प्लीज रिमेंबर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का 220 वोल्ट दिया है, तो वोल्ट क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, यानी कि V जो कि है 220 वोल्ट, एंड साथ ही साथ हमारा पावर दिया है कितना, 100 वॉट, ठीक है। तो इन्होंने पूछा व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है कि अगर ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, अगर इन्होंने बोला कि अगर ये वोल्टेज इसकी डिक्रीज होके कितना हो गया, 110 वोल्ट हो गया, तो इन्होंने बोला कि पावर सप्लाई इसकी कितनी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे 4 फॉर्मूलेज है। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे ना ही वर्क दिया है ना ही टाइम दिया है, तो पावर हम नहीं निकाल सकते, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी बचे 3 फॉर्मूले, तीनों में पोटेंशियल एंड तीनों में से 2 में हमारा पोटेंशियल और करंट है, जिसमें से कि हमारा सबसे सिंपल है कि किसी भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई भी पोटेंशियल और करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी फ्लो हो गई। तो हम इसे सेकंड फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो होता है हमारा फॉर्मूला P इक्वल्स टू V² अपॉन R। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसने क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन इसने ये दी है, और यहाँ पे कुछ MCQ टाइप वो दिए हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से पहले हम फर्स्ट वाला निकालेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब अलग अलग है, इसने बोला इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारी वोल्टेज का डिफरेंस है और पावर का डिफरेंस है। बट मैंने क्या बोला था, चाहे हमारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट वाले फॉर्मूले में रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक वायर में चाहे जितना भी वोल्टेज डिक्रीज इंक्रीज हो लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस हमारा अगर एक ही इलेक्ट्रिकल बल्ब है यानी कि एक ही सर्किट है तो उसमें रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वोल्टेज हमारा कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, चाहे हमारा करंट कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, लेकिन रेजिस्टेंस वुड बी ऑलवेज सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2 कंडीशन दी है। एक ही इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बार उसमें 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और दूसरी बारी उसमें 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं, ये केस फर्स्ट है, केस सेकेंड है। ठीक है, तो केस फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला वोल्टेज दी है, पावर दी है, तो दोनों में पुट कर देते हैं। पावर है हमारा 100 वॉट, वोल्टेज है हमारा 220 और उसका भी होल स्क्वायर अपॉन R। अब रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो रेजिस्टेंस को हम उधर की साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 220 इंटू 220 R इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल्स टू 220 अपॉन 220 अपॉन 100 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 22 इंटू 22 कितना होता है 484। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 484, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसीलिए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 484 ओम। ठीक है, फर्स्ट केस से हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि सर्किट एक ही तो रेजिस्टेंस इसमें सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी सेम फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दोबारा से सेकंड केस में सेम फॉर्मूले से क्या क्या दिया है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 110 वोल्ट, पावर हमें निकालना है और रेजिस्टेंस हमने पहले ही निकाल चुका है जो है 484 ओम्स। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, वेरी इजी। तो हमें जब सेकंड वाले का पावर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 110 इंटू 110 अपॉन 484। ठीक, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 242, यहाँ ऊपर करेंगे तो 5 इंटू 5, देन यहाँ पे दोबारा 2 के टेबल से अगर करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 121, एंड ये 55 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 2 5 से 10, 2 5 से 10, 55। देयरफॉर हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू 55 इंटू 55 अपॉन 121। ओके, देन इसके बाद अगर हम 55 मल्टीप्लाइड बाई 55 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाए, 25 27 25 27 विच गोज टू 3025। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3025 अपॉन 121। When 3025 is divided by 121, 3025, so 121 302 ना, 121 into 2, 2 to the 4, 2 to the 2 1 2, 2 to the 4, 2 1 2, 242, 121 into 3,
3 वन 3, 3 2 6, 363 विच इज़ ग्रेटर देन 302. सो यहाँ पे आ जाएगा 2 जा 242, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 605 एंड 605 121, 5 जा होता है 605, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जा 605. तो फाइनली इनको हमने कैंसिल आउट करके कितना आ गया आंसर 25. तो पावर इक्वल्स टू 25 एंड इसकी यूनिट क्या है वॉट. तो पावर हमारा 25 वॉट आ गया, यानी कि जो हमें इसमें ऊपर ऑप्शन दिए थे 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, 25, तो इसमें से 25 वाला हमारा सही है. ओके तो इलेक्ट्रिकल पावर के बाद देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल पावर से मैंने कहा था वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो वर्क डन, जो इलेक्ट्रिकल पावर में वर्क डन है वो जनरली हमारा एनर्जी, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उसको ही उसका वर्क डन कह रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट पावर सप्लाई से कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उसको उसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन कहते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड. यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है किसका, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड. ठीक है, टाइम और प्रोडक्ट का क्या है, टाइम और पावर का क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकला, इलेक्ट्रिकल पावर से. इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला था वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं. तो पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, जब ये ऐसा हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, E इक्वल्स टू P इनटू T. दिस इज द formula for electrical energy, not electrical power but only for electrical energy. इलेक्ट्रिकल पावर की जो SI यूनिट थी वो थी हमारी वॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो थी किलोवाट आर, यानी कि किलोवाट पर आर. एक किलोवाट में कितने वॉट होते हैं हमारे 1000 वॉट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोवाट आर के बीच में और जूल के बीच में क्या डिफरेंस है. यानी कि किलोवाट आर और जूल के बीच में डिफरेंस मतलब ये है कि किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल. ठीक है, क्योंकि किलोवाट आर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट है और जूल जो है वर्क की SI यूनिट है. और मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो वर्क डन होता है वही उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. ठीक है, तो इसीलिए किलोवाट आर और जूल के बीच का हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे. ठीक है, क्या होता है और इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप देखो तो 1 किलोवाट आर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आर का मतलब क्या है. ठीक है, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यानी कि 1 आवर टाइम में सिर्फ 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है. ठीक है, उसको हम 1 किलोवाट फॉर आवर कहते हैं. और वेरेस जो पता होगा आपको 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं 1000 वॉट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60. ठीक है, अब हम निकालेंगे जो हमारी वॉट की डेफिनेशन, वॉट की फॉर्मूला है. क्या था वॉट का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला था पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T. तो वॉट का फॉर्मूला क्या था, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. ठीक है, तो हमें किलोवाट का जूल के साथ रिलेशनशिप निकालना है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम यूज करेंगे. ठीक है, तो जब हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 वॉट की जगह हम 1 किलोवाट लिखेंगे. अगर यहाँ पे 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं तो 1 वॉट की जगह अगर हम यहाँ पे 1 किलोवाट लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 1000 वॉट. जब 1 वॉट के लिए 1 जूल और 1 सेकेंड है तो 1000 वॉट के लिए कितना हो जाएगा 1000 जूल और 1000 सेकेंड है ना. तो 1000 को मैंने कॉमन लिख दिया है. ठीक है, और 1 किलोवाट के लिए कितना होता है
1 आवर, तो 1 आवर को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 किलोवाट हो जाएगा हमारा 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 किलोवाट कितना आएगा, यहाँ से 1 किलोवाट को जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 36,000,000। ठीक है, 5 zeros होंगे जूल, यानी कि 1 किलोवाट में 36 के आगे जब हम मतलब कि 36 लाख जूल आते हैं 1 किलोवाट के अंदर। और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 10 की पावर में कितने आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे आएगा 3.6। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे अगर 5 zeros है तो इंटू 10 to the power 5 आना था, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे एक पॉइंट को भी ऐड कर लिया। तो जब हम यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट में हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो इनका रिलेशनशिप क्या हो गया कि 1 किलोवाट में कितने जूल ऑफ एनर्जी होती है, कितना जूल ऑफ वर्क डन होता है, इतना। ठीक है, उसके बाद अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, ये एनसीईआरटी का नहीं है बट एज पर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें है अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन फॉर 50 आवर्स। टाइम इसने आर में दिया है और जो पावर है उसने वॉट में दी है। अब इसे क्या बोला है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने अभी बताया कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोवाट आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम को हम आर में लेते हैं और पावर को हम किलोवाट में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें 60 वॉट पावर एंड टाइम कितना गिवन है हमें 50 आवर्स। तो टाइम तो हमें बिल्कुल सही गिवन है 50 आवर्स। ठीक है, लेकिन हमें जो पावर है वो वॉट में गिवन है, जबकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किस में चाहिए पावर, सिर्फ और सिर्फ किलोवाट में। तो हम इसे वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, पावर इक्वल्स टू 60 वॉट। तो किलोवाट में जैसे ये होता है ना, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, ऐसे लिखते हैं ना। तो 1, तो इसके बाद आएगा हमारा 60 वॉट इक्वल्स टू हाउ मच, x किलोवाट। ठीक है, तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 60 वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू x। ठीक है, तो 60 अपॉन 1000 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्मूले, पावर इक्वल्स टू 60 अपॉन 1000 किलो वॉट यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से हमारा पावर जो निकलता है वो है 0.06 किलो वॉट। ठीक है, ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला है मैथ्स का। कभी भी हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में, मीटर को किलोमीटर में। तो ये बेसिक फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से हमने पावर को पहले वॉट में था किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, अगर हमें पावर ही निकालनी होती तो पावर को हम वॉट में ही रहने देते, फिर हम टाइम को चेंज करते हैं सेकंड में। ओके, देन टाइम हमें दिया हुआ है 50 आवर्स, जो कि हमारा सही है क्योंकि हमें टाइम आवर्स में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू 0.06 किलोवाट इनटू टाइम। तो हमारा आर में दिया है, इसीलिए हमें चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा इसका 3। जब आप इसमें पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे तो यहाँ पे आंसर आता है 3। देन उसके बाद जिसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, E इक्वल्स टू 0.06 इंटू 50। पॉइंट हटेगा तो आपको पता ही होगा कि डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो ऐड होते हैं जितने जीरो पॉइंट के बाद होते हैं। तो 100 आ, तो फिर जब हम यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास,
006 इंटू 5/10। अब 0 क्योंकि 6 है, ठीक है, तो 0 की वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट हम इसे 6 लिखते हैं। 6 इंटू 5/10 जो कि हो जाएगा हमारा 30/10। 6 5 30, 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 3, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई हमारी 3, और एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है किलो वॉट आर। तो ये आ गया इसका आंसर। हमें फॉर्मूले में SI यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो हम अपने घरों में एवरी 2 मंथ एंड 4 मंथ के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो वो भी जब हमारा बिल की पेमेंट निकालते हैं तो कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया वो किलो वॉट आर में ही निकालते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर ऑफ 350 वॉट, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर 350 वॉट की पावर से चल रहा है, ठीक है। उसमें पावर सप्लाई कितनी जा रही है 350 वॉट की, और वो 10 आवर अ डे यानी कि एक दिन में 10 घंटे तक वो चलता है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट यानी कि कितने रुपए, मतलब कि रेफ्रिजरेटर अगर हमारा 10 घंटे एक दिन में चलता है तो इसने बोला कि कॉस्ट निकालो कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दिन में सिर्फ रेफ्रिजरेटर खा रहा है इन किलोवाट आवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है टू ऑपरेट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिन के लिए निकालना है। 10 दिन में, ये तो 10 दिन का डाटा था लेकिन इसको 30 डेज की डेटा निकालना है इसका। देन उसने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल वॉट मतलब कि सॉरी जो रेट है पर किलो वॉट आवर का जो रेट है वो हमारे 3.40 रुपीज़ है, ओके। 3.40 रुपीज़ पर किलो वॉट आवर के लिए चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक रेफ्रिजरेटर 350 वॉट पे चल रहा है 10 घंटे के लिए एक दिन में, तो फिर 30 दिनों में कितना वॉट पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे। देन उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना कॉस्ट वाला कि कितने रुपीज़ इसका बिल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पावर जो कि है 350 वॉट, टाइम जो कि है 10 आवर अ डे, और हमें कितने दिन का निकालना है 30 डेज का निकालना है, ओके। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है हमें, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। देन इसके बाद सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो वॉट आवर, यानी कि हमें पावर हमें यहाँ पे वॉट में दी है तो इसे हम किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी हमें वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो जो पावर है वो हमारी निकलती है 0.35 किलो वॉट, ओके। पावर हमारी निकल गई। अब उसके बाद टाइम इसने बोला है 10 आवर पर डे, लेकिन 10 घंटे अगर एक दिन में है लेकिन हमें पूरी सप्लाई निकालनी 30 दिन की, तो 30 दिन में 10 घंटे पर डे और 30 डेज के लिए क्या करनी है 10 × 30। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 10 × 30। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे, कितने आवर हो जाएंगे पूरे मंथ पे, कितना हो जाएगा हमारा 300 आवर्स, ठीक है। जब टाइम यहाँ पे हमारे 300 आवर्स हो गया, पावर भी हमारी किलोवाट में निकली, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू 0.35 इंटू 300 है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी निकल गई हमारी, आप सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 105 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसने बोला कि एक फ्रिज जो है एक दिन में अगर 350 वॉट पावर सप्लाई लेता है तो पूरे के पूरे महीने में ये हमारा सिर्फ वॉट, हाँ वॉट, तो ये हमारा 105 किलो वॉट लेता है, ठीक है। ये किलो वॉट में तो ज़्यादा है। तो इसने बोला कि अगर 1 किलो पर किलो वॉट का अगर कॉस्ट हमारा 3.40 रुपीज़ है, तो ये बताओ कि पूरे मंथ में इसने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना है
इज कितना है 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट हमारा है ₹3.40। तो हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है इतने का, है ना, इतने का हमें निकालना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इज कितना हो जाएगा हमारा 3.40 इंटू 1.105, है ना। तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी इसकी कॉस्ट होगी ₹357। So this was all for today's video. If you like my video, so please like, share and subscribe it. And if you have any query, so please don't forget to comment me in comment box. Thanks for watching my video.